we'll discuss about gram-positive bacteria, the second lecture. Once again, the same old discussion. Gram-positive bacteria, that can be cocci or there can be rot. Cocci हम पहले पढ़ चुके हैं कि cocci हमारे साथ स्टेफ मेनली और स्ट्रेप हैं. स्टेप फिर फर्दर ऑरियस में और एपिडर्माइडस एंड सेप्रोपिटेकस में, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस जो है इट इज इनटू अल्फा, बीटा एंड गामा हेमोलिटिकस में. ठीक है. नाउ उसमें ये पॉजिटिव. अच्छा, फिर उसमें आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव कोक्साई. तो ग्राम नेगेटिव कोक्साई में हमारे साथ एक डिप्लो थे, डिप्लोकोक्साई, और दूसरे थे कोको बेसिलाई. नाउ लेट्स कम टू रॉड्स. तो रॉड्स में भी हमारे साथ ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होंगे और ग्राम नेगेटिव रॉड्स होंगे. नेगेटिव रॉड्स आगे जाके पढ़ेंगे. लेट्स कम टू ग्राम पॉजिटिव रॉड. तो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में हमारे साथ दो किस्म के रॉड्स हैं. एक है सिंपल रॉड्स जिसको हम ग्राम पॉजिटिव रॉड्स कहते हैं, और एक है ब्रांचिंग फिलामेंट्स, जो इस सीरीज का आखिरी लेक्चर होगा ग्राम पॉजिटिव रॉड्स का. अच्छा, इनमें हमारे साथ हैं फिर एरोब्स और एनेरोब्स. एरोब्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लिस्टीरिया, बेसिलस और क्रायोबैक्टीरियम डिप्थीरी हैं, जबकि एनेरोब्स हमारे साथ है क्लोस्ट्रीडियम, और क्लोस्ट्रीडियम में फर्दर 4 बग्स हैं, इसलिए हमने इसको एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है. सो लेट्स कम टू द क्लोस्ट्रीडियम. क्लोस्ट्रीडियम के जनरल फीचर्स. तो हमारे साथ आगे जितने भी क्लोस्ट्रीडियम हैं, चाहे वो टेटनी है, चाहे वो बोटुलिनम है, चाहे परफेरेंजिस है और डिफिसाइल है, इन सब में ये फीचर्स कॉमन होगी कि दे आर ऑल ग्राम पॉजिटिव एज ही हैज स्टडीड. दे आर ऑल स्पोर फॉर्मिंग. अच्छा, स्पोर फॉर्मिंग में हम क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. और तीसरा जो है ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं ये सारे. ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब ये है कि दे कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है, ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे यूज नहीं कर सकते. और हमारे साथ ए, बी और सी जो है, ये 3 मेन वो है ऑब्लिगेट एनारोबी, जिसमें सी का मतलब है क्लोस्ट्रीडियम जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, बी बैक्टीरियोइड्स हैं, और ए जो है एक्टिनोमाइसिस है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा, जो फैकल्टेटिव होते हैं वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, लेकिन अगर उनके साथ ऑक्सीजन खत्म हो जाए सो दे कैन शिफ्ट टू बीइंग एनारोब. और उसमें हमारे साथ सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप. तो रिमेंबर दिस. Before starting tetanus and botulism, let's first study a little neuroanatomy and specifically corticospinal tract. ठीक है. तो हमें पता है कि let's suppose this is cerebral cortex. इससे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा. ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म होगा स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में स्पेसिफिकली ये इंटीरियर हॉर्न सेल है इस पे, और इंटीरियर हॉर्न सेल जो बाहर निकलता है. तो अगर आपको याद हो तो हमने जनरलाइजेशन में पढ़ा था कि जो फर्स्ट न्यूरॉन सीएनएस से निकलेगा, चाहे वो सॉरी स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो, चाहे वो सिंपैथेटिक हो, और चाहे वो मोटर न्यूरॉन हो, वो सिक्रीट करेगा एसिटाइल कोलिन. ठीक है. और उसका रिसेप्टर होगा निकोटिनिक रिसेप्टर. ठीक है. तो ये लेट्स सपोज मसल है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का निकोटिनिक रिसेप्टर है. दूसरा जो जनरलाइजेशन हमने पढ़ा था, तो वो हमने पढ़ा था कि द मेन इनहिबिटरी न्यूरॉन इन द सीएनएस इज गाबा, और मेन इनहिबिटरी न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड इज ग्लाइसिन. लेकिन ये याद रखें कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर इसमें ग्लाइसिन मेन है तो इसमें गाबा नहीं होगा. गाबा भी होता है लेकिन ग्लाइसिन मेजर अमाउंट में होता है, और यहाँ मेजर अमाउंट में गाबा होता है. ठीक है. और ये दोनों इनहिबिटरी न्यूरॉन है. नाउ रिमेंबर दैट इन द सीएनएस देयर इज ए बैलेंस. एक बैलेंस ये है कि यहाँ पे एक्साइटेशन है और यहाँ पे इनहिबिशन है. तो अगर आप इनहिबिशन को डिस्टर्ब कर लो तो एक्साइटेशन का पड़ना भारी हो जाएगा. नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट. इस जगह को थोड़ा जूम कर लेते हैं, और जो इसका जो साइनेप्टिक वेसिकल है, ये एरिया, यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसमें एसिटाइल कोलिन होता है, और यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम स्नेयर प्रोटीन कहते हैं. ठीक है. और ये स्नेयर प्रोटीन जो है ये एसिटाइल कोलिन लेता है और फिर इसे बाहर रिलीज करता है, जो कि यहाँ आके अपने रिसेप्टर पे एक्ट करता है. सिमिलरली अगर इस जगह को हम जूम कर लें तो ये अल्फा मोटर न्यूरॉन जो बाहर निकलता है, तो इसके ऊपर एक अपर मोटर न्यूरॉन आता है, और एक इसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा न्यूरॉन होता है जो कि इनहिबिटरी होता है. और इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसी ही है. यहाँ पे
ग्लाइसिन होता है, ठीक है, और यहाँ स्नेयर प्रोटीन होता है, और वो स्नेयर प्रोटीन जो है वो इस ग्लाइसिन को रिलीज करता है और इस पे थोड़ा थोड़ा इनहिबिशन भी रखता है। सही। नाउ लेट्स कम टू कंक्लूजन। वो ये है कि अगर लेट्स सपोज मैं ये स्नेयर प्रोटीन डिसरप्ट कर लूँ तो ये ग्लाइसिन रिलीज नहीं होगा, और ये ग्लाइसिन रिलीज नहीं होगा, सो दिस अल्फा मोटर न्यूरॉन विल बी फ्री ऑफ इनहिबिशन। और अगर ये इनहिबिशन पे फ्री होगा तो यहाँ पे जो मसल पे ये एक्ट कर रहा है वो मसल कंट्रेक्शन में चले जाएगा, एंड दैट विल बी स्पाज्म, ठीक है। और इट इज एग्जैक्टली द सेम जॉब जो कि टेटनस का टॉक्सिन करता है, ठीक है। अब बॉटुलिज्म का टॉक्सिन क्या करता है, इस वाले स्नेयर प्रोटीन को डिसरप्ट करता है, तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन फिर रिलीज नहीं होता। अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होता तो ये जो मसल है ये एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इनहिबिशन। और ये इनहिबिशन हो जाएगा तो यहाँ पे मसल हो जाएगा फ्लैसिड। तो दैट इज वाई टेटनस में स्पाज्म होगा और बॉटुलिज्म काज करेगा फ्लैसिड। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, तो हमें पहले पता है जो इसके ग्राम पॉजिटिव है, रॉड है, स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है। इसके स्पोर के बारे में एक बात याद रखें कि ये जनरली और नॉर्मली क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है इट इज लाइक दिस, लेकिन जब ये स्पोर बनाता है तो इसका टर्मिनल पोर्शन जो है वो ऐसे बड़ा हो जाता है और इसके अंदर ये है स्पोर, ठीक है। इस शेप को अगर आप फूडी हो तो आप यू कैन कॉल इट ड्रम स्टिक, और अगर आप प्लेयर हो तो यू कैन कॉल इट रिकेट शेप, जिससे आप लोग टेनिस खेलते हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू इट्स एक्सोटॉक्सिन। तो ये टू टाइप्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। एक को हम कहते हैं टेटानोस्पाज्मिन, जो कि एग्जैक्टली वही काम करता है जो कि हमने पहले पढ़ा कि देट डिसरप्ट द स्नेयर प्रोटीन affecting the release of glycine and GABA inhibitory neuron that result into the excitation. This excitation डिस्टर्ब एंड द बॉडी मसल्स, और बॉडी एक स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन में चली जाती है। इसके स्पाज्म ऑफ द जॉ, फेशियल मसल्स और नेक होते हैं। लॉक जॉ होती है जिसको हम ट्रिस्मस कहते हैं, और राइसस सार्डोनिकस, दिस इज कॉल्ड राइसस सार्डोनिकस और इविल स्माइल, ठीक है। और साथ में डिस्फेजिया भी होती है, और समटाइम इंट्यूबेशन इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक पोर्शन इसको हम कहते हैं ऑफिस्टोटोनस, बॉडी की एक आर्चिंग हो जाती है, और ये कभी कभी इतनी सीवियर होती है दैट कैन रिजल्ट इनटू बोन फ्रैक्चर्स। और ये एक वेरी पैथेटिक कंडीशन है वेयर द पर्सन इज अलर्ट, उसकी सेंसरी सारी इंटैक्ट है, बट उसका जो मोटर सिस्टम है वो डिसरप्टेड है। अच्छा, लेट्स वंस अगेन ड्रा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये हो गया अपर मोटर न्यूरॉन, ये हो गया लोअर मोटर न्यूरॉन, ये स्पाइनल कॉर्ड, और ये मसल, ठीक है। तो क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पे एक इंजरी हो गई, तो जो इसका टॉक्सिन है टेटानोस्पाज्मिन, ठीक है। तो टेटानोस्पाज्मिन यहाँ से रिट्रोग्रेड मींस ऊपर जाएगा, तो सीएनएस को ऐसे ऊपर चले जाएगा, इसको हम रिट्रोग्रेड ट्रांसमिशन कहते हैं, और जो काज करता है वो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका एक टॉक्सिन है जिसको कहते हैं टेटानोलाइसिन, ठीक है। और टेटानोलाइसिन जो है वो लिख देता हूँ, टेटानोलाइसिन, वो लोकली काम करता है, और लोकली जो वुंड है उसको डिसरप्ट करता है, ठीक है। सो इट्स a little bit about Clostridium tetani. Now next one is botulism। जो इसका जो बोटुलिज्म का टॉक्सिन है वो है बोटुलिज्म टॉक्सिन, जो कि हीट लेबाइल है और एसिटाइल कोलिन रिलीज इनहिबिशन करता है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि देयर इज स्नेयर प्रोटीन, और वो स्नेयर प्रोटीन को डिसरप्ट करता है, एंड देयर इज नो रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एंड दैट रिजल्ट इन द फ्लैसिड पैरालिसिस, एंड दैट फ्लैसिड पैरालिसिस इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ बोटुलिज्म, दैट इज 5D। और 5D में क्या है, आइज से शुरू करते हैं, तो आइज में डिप्लोपिया, फिर उसके बाद माउथ, तो माउथ में दो काम करता है, डिसआर्थरिया और डिस्फेजिया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो एयरवेज हैं, तो डिस्निया, ठीक है। और एयरवेज के बाद जो है इसका अपना जो काम है जो पैरालिसिस करता है दैट इज डिसेंडिंग पैरालिसिस। याद रखें कि डिसेंडिंग पैरालिसिस मेनली वायरसेस की वजह से होता है, और इसमें सबसे नोटोरियस जो है वो है पोलियो वायरस एंड इवन हर्पीज वायरस कैन कॉज इट, जबकि असेंडिंग पैरालिसिस इज ज्ञान बारे, ठीक है। अच्छा, माइस्थीनिया ग्रेविस जो है दैट कैन रिजल्ट इन द फेशियल मसल वीकनेस, स्पेसिफिकली डिप्लोपिया। अच्छा, ये याद रखें कि लेस देन 1 ईयर बेबीज जो हैं उनको अगर आप हनी खिलाओ ना
so that can result in botulism is called infant botulism, and you can see this infant with flaccid paralysis. ठीक है. अच्छा, most of the time people ask question कि बड़ों में क्यों नहीं होता, तो that is because कि जो बच्चे होते हैं वो मतलब दे इंजेस्ट स्पोर्स, और उनमें जो गट के अपने बग्स होते हैं वो नहीं होते, सो दे कैन नॉट कॉम्पीट इट, सो लेस देन 1 ईयर जो है उसको आपने नहीं देना, जबकि बड़े जो हैं उसके गट में नॉर्मल फ्लोरा होता है, और उनका नॉर्मल फ्लोरा compete with this clostridium, and that is why they are mainly safe of the botulism. ठीक है. अच्छा, उनको डायरिया वगैरह हो सकता है या ट्रांजिएंट botulism हो सकता है, लेकिन दिस 5D वाला उनमें वेरी 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 रेयर होता है. ठीक है. बिकॉज आवर गट इज वेरी वेरी फुल ऑफ all the nasty bugs that or now let's come to the another परफेरेंजिस. ठीक है. तो क्लास्ट्रीडियम परफेरेंजिस के बारे में आप याद रखें कि इसका सबसे वो जो है इम्पोर्टेंट वो है गैस गैंग्रीन. इट काजेज गैस गैंग्रीन. ठीक है. और दूसरा गैस्ट्रोएंटेराइटिस काज करता है इन द सिमिलर वे जो स्टेफ आरियस काज करता था. नाउ फर्स्ट स्टडी इट्स अल्फा टॉक्सिन. ठीक है. तो इसका अल्फा टॉक्सिन जो है वो मेनली है लिसिथिनेज. लिसिथिनेज. और वो क्या करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिग्रेड करता है. तो लेट सपोज पहले हम एक मसल टिश्यू ले लेंगे. ठीक है. और ये अगर मसल टिश्यू को डिग्रेड करे, यहाँ पे उसकी डिग्रेडेशन करे, सो देयर विल बी मायो नेक्रोसिस, और दैट मायो नेक्रोसिस हियर यू कैन सी मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ गैंग्रीन. और ये गैंग्रीन इसलिए आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली एट द पंक्चर वुंड साइट. अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, अगर ये ब्लड में चला जाए तो ब्लड में जितने भी सेल्स हैं, जैसे कि ये आरबीसी हो गया या प्लेटलेट्स हो गए या वाइट सेल्स हो गए, तो ये हिमोलिसिस करेगा या प्लेटलेट डिस्ट्रप्शन करेगा, एंड दैट कैन लीड टू इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस एंड समटाइम may रिजल्ट इन सेप्सिस एंड इंट्रावास्कुलर coagulation. ठीक है. सो दिस इज वन अमंग द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. इसका जो एंटीरोटॉक्सिन है वो है हीट लेबाइल टॉक्सिन है. ये फीचर उसकी तरह नहीं है स्टेप की तरह, बाकी डिजीज ये स्टेप की तरह ही काज करेगा. ठीक है. सो दैट विल रिजल्ट इन द गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो कि अक्सर लिमिटिंग सेल्फ लिमिटिंग होता है. Come to the third one, Clostridium difficile, a notorious bug for the pseudomembranous colitis, and you can see these yellowish flakes on the colon, and this is called pseudomembrane. ठीक है. तो Clostridium perfringens जो है इसके बारे में हमने कहा था कि इसके दो इम्पोर्टेंट टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन ए एंड टॉक्सिन बी. जो टॉक्सिन ए है ये है इंटीरोटॉक्सिन, इंटीरोटॉक्सिन, और जो टॉक्सिन बी है ये है साइटोटॉक्सिन. ठीक है. तो जो डायरिया तो बोथ काज करते हैं, लेकिन जो ये इंटीरोटॉक्सिन है जो ए है, ये ब्रश बॉर्डर जो है उस पे स्पेसिफिकली एक्ट करता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है, दिस कॉल्ड अल्ट्रेशन एंड रिजल्टिंग डायरिया. ठीक है. अच्छा, जो सेकंड है साइटोटॉक्सिन, तो नाम से पता चलता है कि ये साइटोटॉक्सिक होगा, दैट इज टॉक्सिन बी. और ये क्या करता है, जो कि एक्टिन है उसकी ये डीपोलीमराइजेशन करता है. ठीक है. एंड दिस डीपोलीमराइजेशन रिजल्ट इन द सेल डेथ, एंड दिस फर्दर लीड टू द pseudomembrane formation and diarrhea. अच्छा, जो क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल है इसके लिए रिस्क फैक्टर में इंपॉर्टेंट जो है वो है एंटीबायोटिक्स. ठीक है. और एंटीबायोटिक्स में जो सिफलोस्पोरेंस है, फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ठीक है ना, वो आपने याद रखने. एंड द मोस्ट नोटोरियस वन इज क्लिंडामाइसिन. ठीक है. और ये बात भी याद रखिए, जो पीपीआई यूज है वो भी इज वन अमंग द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर. अच्छा, इसको ट्रीट कैसे करना है, तो ट्रीट जो है अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो स्टॉप एंटीबायोटिक, और अगर severe है तो the first line drug is metronidazole. Okay, with this we come to the end of this lecture. Thank you so much.